हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरी क्लास आपके लिए पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही थी। साथियों, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। लेकिन साथियों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और हम आगे आपकी क्लासों को अब जो है रोज़ाना कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आज इसमें हम पर्यावरण के कुछ मोस्ट प्रश्नों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि साथियों आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें हम मिक्स प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ कठिन प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन साथियों मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो साथियों, वीडियो के लिए देखते रहें और आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देंगे। देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। साथियों, इसमें आज हम मिक्स प्रश्नों के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आपका कक्षा का वातावरण, बी है परिवार, सी है विद्यालय और समाज, और डी है आपके सामने चिंता। बताएंगे फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए और बताएंगे कि आपके लिए आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है। साथियों, धुआं धुआं कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते रहिए और आंसर को देते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। व्यक्तिगत कारक हमारे लिए देखना है। अब कक्षा का वातावरण अगर हम देखें तो ये बाहर ही है ना। परिवार बाहर से मिलता है हमारे लिए, विद्यालय और समाज हमारे लिए बाहर से मिलता है। लेकिन चिंता साथियों जो होती है, जो हमारी स्वयं की होती है। कोई भी परेशानी आ जाती है तो उसकी जो चिंता हो जाती है वो हमारी स्वयं की चिंता होती है, ठीक है। व्यक्तिगत कारक है ना, जो स्वयं का कारक हो, वो कौन सा हो गया आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। थोड़ी हम तेज़ी से आज प्रश्नों को करेंगे, जिससे मैं चाहता हूं क्योंकि आपका एग्जाम जो 5 जुलाई को है उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम खराब ना हो, क्योंकि अब काफ़ी जो है कम दिन रह गए हैं, है ना। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है? निम्न में से किस विधि से शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा अभिन्यास, या भ्रमण, या अन्वेषण, या फिर हो जाएगा आपका परियोजना। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। साथियों, थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, ठीक है। आंसर देने की आप जो है कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो क्या करना है हमारे लिए? शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है, ठीक है। तो हम भ्रमण में नहीं साथियों, भ्रमण में नहीं, क्योंकि भ्रमण में सभी बच्चों को हम साथ साथ जो है ले जाते हैं ना। अन्वेषण खोज में बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साथियों आप चौंक जाएंगे आंसर देख के इसका, ठीक है। तो ध्यान से लगाएंगे आप। परियोजना हम सभी बच्चों की बनाते हैं, व्यक्तिगत ध्यान हम नहीं देते, है ना। और क्या है? यानी लेसन प्लान साथियों, है ना। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है? सभी बच्चों को एक नज़र में देख कर, है ना। तो क्या है? अधिन्यास यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अलग अलग तरीके से ध्यान किस तरीके से दिया जाता है, कौन सी विधि में, तो आपका अधिन्यास विधि जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कुछ इसमें मिक्स प्रश्न हैं और कुछ आपके लिए इसमें टफ भी मिलेंगे, और साथ ही साथ पर्यावरण के पेडागोजी के प्रश्न भी आपके लिए देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपका यहाँ पर जो है एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या है? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया है, खास तौर से किसके बारे में ये बताया है इन्होंने, वो आपके लिए बताना है। क्या तालाबों के बारे में, नदियों के बारे में, किलों के बारे में, या फिर महलों के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। ये साथियों अगर बात करें हम अल बरूनी की, तो ये कहाँ के थे? ये उज्बेकिस्तान का ये जो है रहने वाला था, और भारत ये जो है महमूद गजनवी के साथ जो है ये आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लेंगे। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, या फिर उसके समय काल में ये भारत आया था, ठीक है। ये क्या था साथियों? एक साहित्यकार, है ना, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ एक जो है ये था। तो ठीक है, इसने खास तौर पर किसके बारे में वर्णन किया है? भारत की तालाबों के बारे में इसने जो है वर्णन किया है। आप ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके लिए यहाँ पर कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पेडागोजी का प्रश्न आपके सामने क्या है? अरविंद शैक्षिक, ये शैक्षिक हुआ, ठीक है साथियों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 का शिक्षक है ना। हमेशा बच्चों के ज्ञान को नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में क्या चीज़ जो है बढ़ाना चाहता है, वो आपके लिए बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने पुनर्बल को बढ़ावा देना, बी है वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखना, सी है आपका ज्ञान के
सह संबंधता एवं स्थानांतरण पर बल देना, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। साथियों, आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बनाए रखें, जिससे हम जो है मोटिवेट होते रहें, जिससे आप जो है वीडियो के लिए लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार आप जो वीडियो के लिए लाइक कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, बताएंगे बच्चों को कैसे हमेशा क्या करता है, संकल्पना के साथ जोड़ता है ज्ञान के लिए, है ना। तो वो कौन सी जो है किसके लिए बढ़ाना चाहता है, क्या पुनर्बलन को? बिल्कुल नहीं साथियों। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता को? बिल्कुल नहीं, अलग अलग बात हो रही है यहाँ तो। लेकिन क्या, ज्ञान के सह संबंधता एवं स्थानांतरण पर बल देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं पेडागोजी में हम किस तरीके से प्रश्न लगाते हैं। तो आप बच्चे के लिए तो पहले सब कुछ मान लें, है ना, भगवान मान लें बच्चे के लिए, और शिक्षक क्या है, एक सुगम करता है। ठीक है, और पेडागोजी में ज़्यादातर साथियों 99% आपका वो ऑप्शन होता है जो सबसे बड़ा होता है और सबसे सकारात्मक और प्रभावी होता है ना। तो यहाँ आपका सी आंसर राइट है, आप जो है लगाए होंगे सही आंसर के लिए। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देख रहे होंगे आप प्रश्न कुछ थोड़े से आपके लिए नए नए प्रश्न आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से कौन से वातावरणीय कारक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, है ना। पर्यावरण की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारक हैं? आपके सामने ऑप्शन यानी कथन है। पहले तो संस्कृति, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। यानी क्या, पर्यावरण के अध्ययन को जो है प्रभावित करते हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पर देखो वातावरणीय कारक हमारे लिए देखनी है। ठीक है, आप ध्यान से अगर आप वातावरणीय कारक लगाएंगे, यानी कि जो व्यक्तिगत ना हो वो कारक आप देखेंगे, तो आपका आंसर जो है इजीली आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब संस्कृति हमारे लिए कहाँ से मिलती है? बाहर के वातावरण से, है ना, प्रकृति से। शारीरिक गठन साथियों ये हमारा व्यक्तिगत होता है ना। शारीरिक गठन हम स्वयं हैं, स्वयं अपने शरीर का गठन करते हैं, मतलब क्या है, उसके लिए निखारते या फिर अच्छी तरह से जो है उसकी देखभाल करते हैं। ये कैसा कारक है? एक व्यक्तिगत कारक है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता हम जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं बाहर से, है ना, जैसे शिक्षक बच्चों के लिए बताता है ना। और पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी साथियों क्या है, हमारे लिए बाहर से मिलती है। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1, 3 और 4 आपके सामने है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किसके द्वारा भूकंप या ज्वालामुखी से हानि को दिखाया जा सकता है? क्या नक्शा के द्वारा, चित्र के द्वारा, या फिर वृत्त चित्र के द्वारा, या फिर मॉडल के द्वारा? तो कमेंट करेंगे साथियों एक बार राइट आंसर के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ज्वालामुखी, भूकंप या ज्वालामुखी। ठीक है, अगर हम बात करें भूकंप की, तो इसके नापने, इसकी तीव्रता की नापने का यंत्र कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो सिस्मोग्राफ, आप याद रखेंगे। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे राइट आंसर। जो 2 पॉइंट थे वो मैंने आपके लिए बता दिए। और अगर हम बात करें भूमाने को सॉरी साथियों, भूकंप को कौन से पैमाने पर नापते हैं? तो आप याद रखेंगे रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को नापा जाता है। और साथियों ये किस पर प्रदर्शित किया जाता है? हानि को किस पर दिखाया जाता है? तो आप याद रखेंगे इसके लिए वृत्त चित्र पर दिखाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को, क्या है। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि ये क्या कह रहा है, करके देखो खुद। ठीक है, तो इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखेंगे एक बार, राइट आंसर बताएंगे। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, है ना। बी है आपका प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना। सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखने बच्चों का मनोरंजन कराना। तो साथियों बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथियों ये पेडागोजी का प्रश्न है ना, तो आप किस तरीके से लगाएं? देखो करके देखो, यानी करके देखने की बात क्या चल रही है साथियों? कहीं ना कहीं हाथ की बात जो है चल रही है। ठीक है, आप देखिए, आप ए ऑप्शन ही आपके लिए मिल जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बिल्कुल ही सही आंसर है पहला ही। अगला देखते हैं क्यों नहीं है, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना। ये बिल्कुल ही गलत है ना। दोहराने से बच्चा क्या है, रट्टे की तरफ जाता है, और रट्टे के लिए है जो है
एनसीएफ और एनसीईआरटी बिल्कुल ही मना करती है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली यानी कि उच्च उच्च परिभाषाएं हमें बच्चों को नहीं सिखानी होती हैं, और ये परिभाषा जो शब्द है ये नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, तो आप इसके लिए ध्यान रखेंगे। साथियों इसमें क्या है, पेडागोजी में कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, उनके लिए आप ध्यान रखें। ठीक है, ज़्यादा प्रभावी आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए आपका डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट साथियों क्या होते हैं, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चा सब कुछ है, बच्चा जो है कोरा कागज नहीं है, और शिक्षक क्या है, एक सुगम कर्ता साथियों माना जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम पेडागोजी के प्रश्नों के लिए लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को क्या है। गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली रहेगा। ऑप्शन ए आपके सामने है, बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना, और बी है आपका, बच्चों को इन मुद्दों पर लिखे स्लोगन दिखाना। अब देखिए साथियों, कहीं ना कहीं ये देखो आप, स्लोगन दिखाने से क्या हो जाएगा, और बच्चों को इन मुद्दों पर चार्ट तैयार करना, यानी देखिए आप, चार्ट की हम जो कोई भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का, वो एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चे को जो है उसके जो ज्ञान है उसका, यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ करके हम सिखाते हैं, क्रिया विधि के द्वारा हम जो है सिखाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने। देखिए आप, यहाँ पर खुद बच्चा विश्लेषण करेगा, है ना। और सामूहिक परियोजना, ये बहुत ही ज़्यादा यानी क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है आपके सामने। सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना चाहिए। तो बिल्कुल प्रभावी ऑप्शन आपके सामने डी है, सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेडागोजी में आप ध्यान रखें, ज़्यादातर साथियों 99% आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो राइट होता है। ठीक है, अभी साथियों यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। तो ठीक है, बने रहेंगे एक बार साथ में, और साथियों जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं साथियों आपके हर भाई और भाई बहन के जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को क्या है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण कौन सा है, बताएंगे एक बार, कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए। ऑप्शन ए आपके सामने है, विषय के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना। अब देखिए साथियों, ये रट्टा की बात आ गई, पहले ही आपके लिए मिल गया है ना, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो ही नहीं सकता। सकारात्मक आंसर हमारे लिए देखना है, जो कि आपके प्रश्न में बोला, तो ये नेगेटिव हो गया, यहीं से काट दो इसके लिए। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये अवसर आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए पहले और ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिससे आपके लिए एक बार क्लियर हो जाएगा, है ना। सी क्या है, बच्चों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग की करने की कुशलता विकसित करना, और आपका ये है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त जो है सभी। तो बताएंगे एक बार साथियों, राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर ए तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, स्मरण कराने की बात। ठीक है, चिंतन और विस्मय के लिए बच्चों को क्या है, अवसर देना। अवसर देना साथियों क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है ना। बच्चे खुद करके सीखें, बच्चे जो एक दूसरे से बात करें, और बच्चे सीधे शिक्षक से भी अपना जो है वार्तालाप बनाए रखें, जिससे बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से सीखते हैं ना। तो यहाँ आप उपरोक्त सभी ना लगा दें, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को क्या है। पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। ठीक है, यानी कि क्या देखना है हमारे लिए, पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के, है ना, सक्रिय अधिगम यानी कि वही कहीं ना कहीं मैं बताया आपके लिए कि बच्चा करके सीखे, है ना। तो देखिए आप, यानी बच्चा क्या कम्युनिकेट करे और खुद अपनी जांच पड़ताल करेगा, और बच्चे में क्या है, प्रयोगशीलता हो, यानी करके देखे, है ना। तो बिल्कुल ही आपके सामने बहुत ही इजी प्रश्न है, और आप ध्यान से, अब साथियों ये प्रश्न के लिए आप लगा देंगे, सही है, लेकिन इसके अलावा क्या है, आप ध्यान रखेंगे, ये आपके सामने कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन्हें देखकर हम पेडागोजी में आंसर लगाते हैं। तो यहाँ तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। समझ में आया साथियों किस तरीके से लगाते हैं पेडागोजी के प्रश्न। अब देख लेते हैं हम कुछ नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ठीक है, ये साथी पेडागोजी के प्रश्न नहीं है ना, क्या है, कहाँ से, या फिर जिसके लिए हम ब्रांच बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए, है ना। क्या है कथन, यह है एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर की जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम सभी कथन के लिए एक बार में, और इसका कूट साथियों जो है नीचे है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो आप पहले देखें क्या है, क्या पहला सही है, बताइए एक बार, क्या एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर की तरह
जैसा ही एक तत्व है बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए, एक बार राइट आंसर करेंगे। और अगला क्या है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। और तीसरा आपके सामने, आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और चौथा है, कांसे से बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की होती हैं, परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ टिकाऊ होती हैं। ठीक है, तो बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। कूट आपके सामने मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कमेंट कर दिए और राइट आंसर के लिए। अब साथियों आपने कमेंट कर दिया होगा, अब मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो साथियों क्या है, यहाँ पर ये एल्युमिनियम की बात कही गई है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये एल्युमिनियम की बात कही गई है, जबकि क्वेश्चन में क्या था हमारा, कांसा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, पहला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका है ये गलत है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल ही सही है। यानी कांसे में साथियों कौन सी धातु पाई जाती हैं, तो कॉपर और टिन आपकी जो है पाई जाती हैं। ठीक है, और आदिवासी लोग जो है इसे हजारों वर्षों से प्रयोग कर रहे थे, ये भी जो है सही है। क्योंकि सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है साथियों, तो आप याद रखेंगे कॉपर, और कॉपर से ही जो है ब्रॉन्ज बनता है ना। तो आपके यहाँ पर दूसरे और तीसरे सही हैं। और ये क्या है, एल्युमिनियम से हल्का ना होकर भारी होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा है ना। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। यहाँ पर जो आंसर आपके लिए दिख रहा है वो गलत है। ठीक है, क्या है, कांसा ब्रॉन्ज, इसके लिए हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, दो धातुओं के मिश्रण से बना है। और ये कौन सी दो धातुएं हैं, मैंने अभी आपके लिए बताया है ना, बहुत ईजी प्रश्न है। कौन सी दो धातुएं हैं, तो तांबा और टिन। ठीक है, तांबा और टिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। एक फैक्ट था साथियों, उसके लिए हमने देख लिया। अब आया साथियों थोड़ा और इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, 2014 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। ए ऑप्शन है, यानी प्रश्न क्या है, मृत सागर का मतलब क्या है, ये आपके लिए बताना है। ऑप्शन ए है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला हो। साथियों ऐसा तो कोई सागर ही नहीं है जिसका पानी जहरीला हो, तो गलत है ना। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीनी हो, ये हो जाएगा क्या। या फिर ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र आते हैं। या फिर ऐसा सागर जिसमें क्या है, जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर आप जो है कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। ठीक है, क्या साथियों जहाज चलाना खतरनाक होता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, और ऐसा क्या चीज़, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र आते हैं, मृत सागर की साथियों बात चल रही है। तो ये ज्वार भाटा तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। और पहला भी ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कमेंट कर दिया होगा आपने, और नहीं किया है तो आप इसके लिए समझ लेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 14वां। ठीक है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, देखिए साथियों, अब मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊँ मैं क्यों लेकर के आया हूँ ये कांसे के प्रश्न, है ना। यानी आपने 3 प्रश्न देख लिए, तीसरा प्रश्न है ये आपके सामने। मैं साथियों आपके लिए दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका सीटेट है, ठीक है, उसमें प्रश्न तो बदल जाते हैं, लेकिन वहीं के वहीं प्रश्न आते हैं, सीधे के सीधे, थोड़ा बहुत चेंज करके वहीं से प्रश्न रखता है। इसीलिए मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया, जिससे जो है आपके लिए कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपके लिए कराऊंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथी फिर से बताएंगे एक बार, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है ना, जो किस किस से मिलकर बनी है, तांबा और टिन से। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला जो है सही है, जिसमें क्या लिखा है, कांसा को तांबा और टिन से पिघलाकर इसे तैयार किया जाता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, और अगला क्या है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति, जिनके लिए हम बुत बोलते हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार अपने कूट के लिए साथ ही साथ, है ना। तो पहला कूट तो आपका गलत था। ठीक है, यानी पहला था वो गलत था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चे आपके सामने ए और बी। ठीक है, अगला क्या है साथियों, तांबा के लिए किससे बना जाता है, तो कॉपर और टिन से, यानी दूसरा वाला सही है। अब दूसरा इसमें है ही नहीं, तो आप यहाँ लगा देंगे। देखिए साथियों, यानी अब ये है, आपको पूरा प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप जो है, अगर आपके लिए एक या एकाध इसमें जो है कूट पता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से
कौन सा गलत है। अब साथियों आपके लिए घर्षण के बारे में जो कथन है उनके लिए देखना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, बढ़ा देते हैं, आपके लिए ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। घर्षण के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपके लिए यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, बिल्कुल ही सही। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास आती है। बताइए क्या ये सही हो जाएगा। या फिर ये है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, बिल्कुल सही। घर्षण के कारण वाहन जो है रुक जाता है। हमारे लिए यहाँ पर लेना क्या था, तो नहीं, यानी जो गलत है उसके लिए लेना था, ठीक है। तो गलत आपका क्या हो गया, ये सी आपका जो गलत हो गया। देख कैसे, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे लिए लौट कर नहीं आती। वो कैसे आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, है ना। यानी जो पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण हमारे पास आती है, ना कि घर्षण के कारण, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा बड़ा है, आप जो है एडजस्ट कर लेंगे साथियों। मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर के आता हूँ जो सीधे आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव हूँ। अब मैं ऐसे वैसे प्रश्न आपके लिए कराता रहूँ जो आपके कोई काम के नहीं है, क्या फ़ायदा हो जाएगा, है ना मेरा ना आपका, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक कटोरी कील यानी छोटी कील है, क्या है, छोटी कील है जो डूब जाती है। यह किसके कारण जो है होता है, ये आपके लिए बताना है, ठीक है। यानी क्या है, एक कटोरी है जो नहीं डूबती है और एक कील है लोहे की जो डूब जाती है। तो बताएंगे एक बार, कमेंट करेंगे। राइट आंसर के लिए ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन के लिए क्या है, लोहे की तुलना में जो है, यानी क्या है, लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है। तो साथ ही यही आपका हो गया, लोहा कहीं पानी से हल्का थोड़ा ही होता है। तो इसे काट दो आप, पहले ही कट गया आपका, ठीक है। क्या है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार से ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में कम होता है। तो बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए, और दिखा देता हूं मैं आपके लिए डी ऑप्शन, ठीक है। सी क्या है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है स्टील, और क्या, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम होता है। डी है आपके सामने, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्की है। तो बताएंगे एक बार, कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए। तो यहाँ देखते हैं आप, क्या है, स्टील पानी की तुलना में हल्की है, बिल्कुल गलत, ये भी कट गया आपका। और अब हम देखते हैं सीधे बी ऑप्शन के लिए, जो कि आपका राइट आंसर भी है। कैसे, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार से ज़्यादा होता है। यानी कि जो उत्प्लावन बल है साथियों, वो कटोरी के भार से ज़्यादा होता है, जिससे कटोरी तैरती रहती है। जबकि कील पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो कम होता है ना, जिससे कील क्या है, डूब जाती है। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर दे पाए हो या ना दे पाए हो, लेकिन आप इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर करके ज़रूर पढ़ लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। रेत और नमक के लिए, अब साथ ही ये देखिए आप, आपके सामने दिख रहे हैं ऑप्शन, निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन, अपसादन, बाष्पन, अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निस्तारण, अपसादन, बाष्पन, निस्यंदन, और अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन। तो कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। अब साथियों ये क्या है, सभी विधियां हैं आपकी जो है तत्वों को अलग करने की, जो कि आपके जो है सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए समझा दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए, रेत और नमक के लिए हमें अलग करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपसादन की क्रिया, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अपसादन में क्या होता है साथियों, तो इसमें क्या है, नमक के लिए हम पानी डालकर घोल देंगे और उसके लिए थोड़ी देर की रख देते हैं, और उसके लिए क्या है, हम पानी के लिए हटा देते हैं अपसादन के द्वारा, ठीक है। निस्तारण में क्या है, अब जो बचा हुआ मटेरियल है उसके लिए हम गर्म करेंगे, ठीक है। और निस्यंदन साथियों क्या है, निस्तारण क्या, गर्म करना है ना, गर्म करके अलग करना, भाप बना करके, ठीक है। और निस्यंदन क्या है साथियों, निस्यंदन है जैसे हम चाय से पत्ती का छानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निस्यंदन, ठीक है। और बाष्पन क्या है, बाष्पन साथियों किसी भी तापमान पर हो सकता है, और इसके लिए भी हम गर्म कर करके बाष्पन की क्रिया को करते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्रम होना चाहिए, आपका क्रम होगा अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन, यदि आप नमक को जो है रेत से अलग करना चाहते हैं या इस मिश्रण के लिए
पृथक करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक आध चीज़ और काम की हो तो नहीं है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देखेंगे एक बार आंसर के लिए। क्या है प्रश्न, क्वथन उबालना, यानी क्वथन के लिए क्या बोलते हैं, उबालना, और बाष्पीकरण में क्या अंतर है। क्वथन में और बाष्पीकरण में अंतर क्या है, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। बताएंगे एक बार क्या सही है पहला। और बी है आपका बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। सी है आपका क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। डी है आपका क्वथन में द्रव के वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो कमेंट करेंगे एक बार साथियों राइट आंसर के लिए, क्वथन में और क्या है बाष्पन में आपके लिए अंतर बताना था। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे ए ऑप्शन क्या है, कथन से जल की अवस्था बदल जाती है, बिल्कुल गलत। क्वथन साथियों क्या है, जल के लिए उबालना है ना, जिस बिंदु पर पानी उबलने लगता है उसी के लिए उसका क्या है क्वथनांक, हम जो है बिंदु के लिए जिस टेम्परेचर को बोलते हैं। ठीक है, बाष्पीकरण क्या है साथियों, अब बाष्पीकरण साथियों किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, यानी क्वथन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी उबलने के लिए, जैसे पानी को उबलने के लिए कितनी ज़रूरत होती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी पानी जो उबलना शुरू होता है। यानी अगर हम बात करें जल का क्वथनांक कितना है तो 100 डिग्री आप याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही बाष्पन के साथ ही बाष्पीकरण के द्वारा जो है बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है आपका, जैसे कि पेड़ों पौधों में होता है या फिर हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 19वां प्रश्न। ठीक है, एक किसान दोनों यानी दानों को भूसे अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कौन सी प्रक्रिया है, ये साथियों आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए कमेंट करेंगे, क्या थ्रेसिंग हो जाएगा, बाष्पन हो जाएगा, फसल की कटाई हो जाएगा या फिर हस्त चयन। अब साथियों बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए, फिर मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ बताऊँ, देखो थ्रेसिंग से क्या होता है, पूरे पौधे के लिए उस मशीन में डाल दिया जाता है। अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा गेहूं के लिए निकाला जाता है ना, और बाजरे की जो फसल होती है उसके लिए निकाला जाता है। तो उसमें हम पूरे पौधे को जो है डाल देते हैं और हमारे लिए एक तरफ भूसा और एक तरफ अनाज जो है मिल जाता है। ठीक है, और निष्पावन से साथियों क्या होता है, निष्पावन से हम जैसे आपने देखा होगा यानी वायु में क्या है, हम ऊपर से अनाज को डालते हैं जिससे कूड़ा जो है एक तरफ हो जाता है ना। तो निष्पावन साथियों क्रिया की जाती है दानों को भूसे से अलग करने के लिए। ठीक है, और थ्रेसिंग किसका यूज करते हैं थ्रेसिंग में, तो थ्रेसिंग में साथियों पूरे पौधे के लिए हम डाल देते हैं। और हस्त चयन में क्या होता है, हाथ से जैसे कि दाल से कंकड़ वगैरह अलग करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हस्त चयन बोलते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका एक प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आपके 4 प्रश्न है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, निष्पावन के द्वारा भूसे से अनाज को अलग किया जाता है। हमारा ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, देखते हैं, बताइए एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए। प्रश्न है आपके सामने, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए बताना है। क्या है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में नहीं डूबता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके क्या हैं, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, बी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन के पानी के घनत्व से अधिक होता है, और सी है आपके सामने नींबू का घनत्व नमकीन के पानी से अधिक होता है, और डी है नींबू का घनत्व नमकीन के पानी से कम होता है। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए, और इसका आंसर आपके लिए कमेंट जो है करना है, मैं आपके लिए इसका आंसर नहीं बताऊंगा। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इसका आंसर आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कुछ नए प्रश्न थे और कुछ प्रीवियस ईयर के थे, जिससे आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस मिला होगा। ठीक है, साथियों हमारी वीडियो को देखते रहें, आपका टेट जो है हम क्वालिफाई करा करके ही मानेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।